हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू प्रकाश ट्यूटोरियल। दोस्तों, लास्ट टाइम 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है और आप उसी लेवल से अपनी तैयारी अच्छी कर सकें और आपको एक आइडिया लग जाए कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए, बर्डोलॉजी दिया है तो बर्डोलॉजी से कोई वर्ड नहीं होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होकर बर्ड से रिलेट करते हुए उसका आंसर मार सकते हैं बर्डोलॉजी, पर ऐसा नहीं होता। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन होता है। एक इसमें हर्बेटोलॉजी ऑप्शन दिया है, आप इसको भी ध्यान रखिए। जो एम्फीबियन वर्ग होते हैं उसके बारे में जो है हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। एंटोमोलॉजी एक होता है कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन होता है, तो आप इसको भी याद रखिए। हालांकि सही से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एंटोमोलॉजी लिखा हुआ है, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। देखिए, हो क्या रहा है कि अब पहले नंबर की चीज़ नहीं पूछ रहे हैं, आपको टॉप 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको मतलब ब्रह्मांड में पूछा जाए तो टॉप 3 चीज़ें याद हों। मतलब कई चीज़ें, अगर आपको बड़ा कोई चीज़ गहराई पूछे, मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, मतलब ज्योग्राफी में भी यही है, साइंस में भी यही है, तो थोड़ा तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें जो है आपसे सही हो जाएँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में, देखिए अगर पहले के बारे में बात की तो पहला हमारा हाइड्रोजन है। सब जानते हैं सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है। पर दूसरा पूछा गया है तो आपका होगा हीलियम। आपका आंसर होगा हीलियम, ये सेकंड लार्जेस्ट है। अगर फर्स्ट पूछा जाता तो फर्स्ट पे आपका होता हाइड्रोजन। ठीक है। तो पहले पे आपका हाइड्रोजन होता, दूसरे पे आपका हीलियम है। चूँकि ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे पूछा गया है तो आपका आंसर होगा हीलियम। ठीक है। अगर तीसरे पूछा जाता तो तीसरे पे ऑक्सीजन पाया जाता है और चौथे पूछा जाता तो कार्बन पाया जाता है। ठीक है। तो आप सीरीज याद रखिए, सबसे ज़्यादा पहले हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर आपका ऑक्सीजन होता है, फिर आपका कार्बन होता है। देखिए, अगर वायुमंडल में पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा 78% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल से रिलेटेड है और एथेनॉल पाया जाता है गन्ने से। ठीक है। तो गन्ने में सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का जब किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, तो उससे एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और एथिल अल्कोहल वही है जो शराब उद्योग में यूज़ होता है, तो शराब उद्योग को एथिल अल्कोहल कह सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है, जो कि ग्लूकोज के किण्वन से होता है। एक चीज़ आप और याद रखिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कि फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है कि C6H12O6 जो है वो किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है। और C2H5OH जो है वो एथिल अल्कोहल का है। अगर मेथिल अल्कोहल पूछा जाता तो मेथिल अल्कोहल CH3OH होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, आसान क्वेश्चन है, पर आप इस बार जब विटामिन पढ़ें तो थोड़ा सा गहनता से पढ़ें। बी के सारे पार्ट पढ़ें, क्योंकि बी में B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, उसको भी देखें। तो विटामिन ए की कमी से सबको पता है रतौंधी रोग है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, विटामिन ए का संचय जो है बॉडी में कहाँ होता है, तो वो होता है लीवर में। विटामिन ए का संचय जो होता है वो लीवर में होता है। लीवर पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो है वो 1.5 to 2 kg होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है। और आपको पता होगा कि जब कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसके लीवर की ही जांच होती है। इससे 2 प्रोटीनें निकलती हैं, फाइब्रिनोजिन और एक होती है हिपैरिन। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो होता है वो आपका आयरन की कमी से होता है, यानी आरबीसी की कमी से होता है। ठीक है। तो ये भी इसके साथ आप रिलेट करके याद कर लीजिए। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। देखिए, गैनीमेड की खास बात ये भी है कि गैनीमेड सभी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह है। मतलब जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो सबसे बड़े ग्रह का उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और बृहस्पति का ही उपग्रह है जो गैनीमेड है। और इसकी खास बात है कि जितने भी ग्रह हैं
उन ग्रह के जितने उपग्रह हैं, तो उपग्रह में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो गैनीमेड है, और ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। देखिए शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, तो वो शुक्र और बुध दोनों ही हैं। शनि का एक फेमस है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन उपग्रह है, ये आपका शनि का है, ये भी आप याद रखिए। शनि के हाल ही में 20 उपग्रह खोजे गए हैं, तो अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो शनि के हैं। नेक्स्ट देखिए, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। देखिए लीवर का मतलब यहाँ लीवर वाला वो लीवर नहीं है, यहाँ लीवर उत्तोलक है। यहाँ जो लीवर है वो है उत्तोलक। आपसे पूछा गया है कि उत्तोलक का ऐसा कौन सा भाग होता है, कौन सा स्थान होता है जो अपने स्थान पर रहता है, तो वो आपका होगा फलक्रम। देखिए फलक्रम होता क्या है, इसे आलम्ब कहते हैं, इसे आलम्ब कहते हैं। आलम्ब का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर उत्तोलक घूमता है, तो वो पॉइंट जहाँ पर चीज़ें घूमती हैं, यानी जिस सेंटर पर रह के चीज़ें हम काम करते हैं, जहाँ से उठाते हैं इस चीज़ को, यानी उस मशीन को जहाँ से कैरी करते हैं, वो आपका आयास होता है जिसको हम, और जहाँ पर रखते हैं, जिस वेट को रखते हैं या जिसको उठाते हैं, उसे हम भार कहते हैं। तो जो चीज़ जहाँ पर रहेगी, मतलब कंटिन्यू जहाँ पर रहेगी, उसको हम कहते हैं फलक्रम, जिसे हम आलम्ब कहते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, भार होता है, आयास होता है और फलक्रम होता है। तो आपसे पूछेगा कौन सा स्थान स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है वो फलक्रम रहता है। आप इसे हिंदी में भी याद रखें, आलम्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए छोटा, आप देखिए प्लूटो तो अब रहा नहीं, क्योंकि प्लूटो को बौने ग्रह में ले लिया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो अभी हम लोगों ने बात की थी, तो वो बृहस्पति है। पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा बुध है, और ये सबसे कम समय में 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। और बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है पूरे सौरमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए नया क्वेश्चन आ जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े नए होते हैं, तो थोड़ा लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर नई नई किताबें आती हैं, उनमें मिल जाता है। कभी कभी करंट अफेयर की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। तो डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा पॉड। ठीक है, तो डॉल्फिन का जो समूह, पूरा जो झुंड होता है, उसे हम पॉड कहते हैं। कॉलोनी आपको पता ही है, मधुमक्खी वगैरह जिनको छत्ता बना होता है उन्हें कॉलोनी कहा जाता है। और गैंग जानते ही हैं आप, गैंग कई तरीके से वजह ह्यूमन में भी होता है गैंग, तो वो गैंग होता है। जैसे जानवरों का हर्ड होता है, उस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ देखिए डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं। और जो गंगा डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भी आपकी डॉल्फिन है। ठीक है, 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी नया है, क्योंकि अक्सर मतलब जो सामान्य किताबें हैं उनमें अक्सर ऑटो एनालाइजर या सीटी स्कैन या बीसीजी या जो क्या डायलिसिस वगैरह पूछी जाती हैं, पर ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, हालांकि टफ नहीं था। अगर आप चाहते तो उसी तरीके से निकाल लेते ग्लू करके। देखिए BMI आपका आंसर होगा। B मतलब होता है बॉडी, M मतलब होता है मास, और I मतलब होता है इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो मोटापे को नापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा BMI। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ते का नाम बताइए। देखिए अंतरिक्ष में सबसे पहले एक कुत्ते को भेजा गया था जिसका नाम था लाइका। ठीक है, ये 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था। ठीक है, और स्पुतनिक नामक जो जहाज़ था उससे भेजा गया था। तो आप ये भी याद रखें कि किसको भेजा गया था, एक कुत्ते को भेजा गया था, उसका नाम क्या था, लाइका था, और कब भेजा गया था, 1957 भेजा गया था। दोस्तों चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में,
और ये सब चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, चूँकि इसमें कुछ कॉस्ट भी नहीं लगती, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, पानी के अंदर अगर कोई वस्तु छुपी हुई है या गिर गई है तो उसके लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? उसका मेथड होता है सोनार का। देखिए, सोनार मेथड में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं वो भेजी जाती हैं, उस मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो उस मेथड को हम सोनार कहते हैं। लेज़र के बारे में आपने सुना होगा। लेज़र होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। जो रडार है, रडार आप मुझे हवाई यान जो होते हैं उनके बारे में, उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए रडार होती है। रडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, स्कूबा एक खेल है, एक स्पोर्ट है, तो ये उसका कोई रिलेट नहीं करता। हालांकि लेज़र और रडार की आप फुल फॉर्म याद रखें, अक्सर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोनार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितना खून होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 45, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 3 लीटर में देखिए 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर खून जो होता है एक वयस्क इंसान में होता है, पर चूंकि सभी में 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 के बीच में ही होगा ना, पर 5 एवरेज में ज़रूर होगा, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आपका आंसर होगा 5 लीटर। ठीक है, देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, इसलिए यह क्षारीय होता है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीम एक रंजक होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, और आरबीसी जो होता है इसको रेड ब्लड कॉर्पसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सील मछली द्वारा की गई आवाज़ को क्या कहते हैं? देखिए, सील मछली, देखिए साउंड भी आप याद रखिए, कभी साउंड पूछा जाता है, कभी किसी जीव का जो बच्चा होता है, जैसे शेर के बच्चे को कब कहते हैं, या किसी जो बकरी के बच्चे को मेमना, या इस तरीके से कहते हैं, घोड़े के बच्चे को कल्ट कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप याद रखें। तो कभी बच्चे का नाम पूछा जाएगा, कभी आवाज़ का नाम पूछा जाएगा, कभी झुंड का नाम पूछा जाता है, तो इसका कॉलम भी बना लीजिए। और इसका मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आप पूरी तरीके से याद कर लेंगे इसे। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं, 1-2 क्वेश्चन भी आपको कई हज़ारों लोगों से ऊपर कर देते हैं, इसलिए आप किसी भी टॉपिक को छोटा मत समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सील मछली द्वारा की गई आवाज़ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बार्क। देखिए, कोई भी व्यक्ति ज़्यादातर बार्क नहीं लगाएगा, उसकी वजह क्या है? उसे लगता है कि बार्क में भौंकना होता है तो वो कुत्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सील मछली जो होती है उसके द्वारा भी जो आवाज़ लगाई जाती है उसको हम बार्क ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की? देखिए, एक खोज जरूर पूछी जाती है, चाहे पोलियो के टीके की खोज पूछी जाए, टीबी के टीके की खोज पूछी जाए, या पोलियो जो भी है, तो आप उसको भी याद रखिए। जो आविष्कार होते हैं जीव विज्ञान संबंधित, इनका पूरा कॉलम याद कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन है तो आपको याद हो जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है पोलियो की टीके की खोज, तो इसकी खींच की है जोना साल्क ने। ठीक है, एक नाम और आता है मैडम क्यूरी, हालांकि ये फिजिक्स से संबंधित है, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। लुई पाश्चर, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, रेबीज के टीके की, और दूध का पाश्चराइजेशन, दोनों को जो है लुई पाश्चर ने बताया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कैलोरीज में नापते हैं, कि कितने कैलोरी आपने खाना खाया, कितनी कैलोरी आपको मिली। जिस खाने को आप खाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है उसको हम कैलोरीज में नापते हैं। एक सामान्य मनुष्य को 2500 से 3000 कैलोरी चाहिए होती हैं। बाकी केल्विन जो होता है वो ताप को मापने के लिए, फैट का इससे कोई संबंध नहीं है। एम्पियर जो होता है वो धारा को मापने के लिए एम्पियर मात्रक का प्रयोग होता है, और केल्विन ताप के लिए होता है। तो मात्रक कहीं ना कहीं रिलेट करके क्वेश्चन अक्सर से आता रहता है, तो आप ये भी याद रखिए, मात्रक का मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी को मेजरमेंट करने के लिए, चाहे यहाँ पर ऊर्जा को मापने के लिए कह दिया गया, कहीं पर ताप पूछा जाता या कोई और पूछा जाता, तो आप उसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तारे मुख्यतः बने होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन और कार्बन के, हाइड्रोजन और हीलियम के, ऑक्सीजन और हीलियम के।
तो तारे मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। देखिए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दो ही गैसें हैं, एक हाइड्रोजन जो कि फर्स्ट नंबर पे आती है और सेकंड नंबर पे आती है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन H है, और दूसरा आपका आता है हीलियम, ये आपकी दूसरे नंबर पे आती है। तीसरा भी आप देखिए, तीसरा ऑक्सीजन होता है, चौथा कार्बन होता है। तो तारा जो है मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम का बना होता है। सूर्य में भी सबसे ज़्यादा यही गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम जो हाइड्रोजन गैस होती है इसको आवारा गैस भी कहा जाता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो आप ये एडिशनल फैक्ट भी नोट कर लिया कीजिए कि क्वेश्चन अगर आए कि किस गैस को आवारा गैस कहते हैं तो हाइड्रोजन को कहते हैं, या किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं तो उसको भी हम हाइड्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया? देखिए स्टेनलेस स्टील अक्सर पहले भी कई एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, पर इस बार थोड़ा नए तरीके से पूछा गया था। अक्सर ये पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील जो होती है वो किसका मिश्रण है, लेकिन इस बार उन्होंने ये ना पूछ के ये पूछा कि इसका आविष्कार किसने किया, किसे उसने बनाया। तो आंसर है हैरी बियरले ने। हैरी बियरले ने इसको बनाया, जो कि Cu, Zn और Ni इनका मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील का मतलब ये होगा इसमें धब्बे वगैरह नहीं पड़ते हैं, स्टेन में नहीं पड़ते हैं, तो इसको स्टेनलेस स्टील कहा गया। ठीक है, इसे याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए फिजिक्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ से पूछा गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब एक बात आइए, रसायन किस में प्रयोग होते हैं? बैटरी में। भाई ट्रांसफार्मर में रसायन का कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में कोई मतलब नहीं है, पहिए में कोई तो मतलब ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड एक रसायन ही तो है, इसका प्रयोग किया जाता है और ये आपको बिजली देता है। तो जिस चीज़ को जिसमें कन्वर्ट कर रहा है उसके हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे लॉजिकली, आप कई सारे मीटर अपने आप बता देंगे कि किसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने पूछा था कि विद्युत मोटर क्या करता है। विद्युत मोटर चलता बिजली से है, तो बिजली यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, जबकि डायनेमो जो है वो आपका क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया? देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है पर नॉलेज बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। पहला एसएमएस जो था वो वोडाफोन कंपनी ने भेजा था, तो इसलिए याद रखिए कि किस कंपनी ने पहला नेटवर्क भेजा था, वो था वोडाफोन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए सिरोसिस के आगे अक्सर जुड़ा भी होता है लीवर सिरोसिस। तो सिरोसिस जो होता है वो लीवर से संबंधित होता है, जिगर से संबंधित होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जिगर जो है यानी लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। इसी में विटामिन ए का संचय होता है, इसी में हिपैरिन और फाइब्रिनोजिन दोनों ही प्रोटीन बनाती हैं। हिपैरिन को हम एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो खून या जो रक्त होता है बह रहा होता है उसको जमने नहीं देता, वो होता है हिपैरिन। और जबकि जब आदमी कट पिट जाता है या चोट लग जाती है तो खून जब बाहर निकलता है तो उसकी क्लॉटिंग हो जाती है बहुत जल्दी, कुछ देर बाद खून अपने आप बंद हो जाता है, उसे कहते हैं फाइब्रिनोजिन। वो जो है बाहर निकलने में रक्का धक्का जमा देती है, यानी ये धक्का जमने नहीं देती और वो धक्का जमाती है। दोनों ही शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही प्रोटीन लीवर में बनती हैं। ठीक है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन मैंने जो बताए वो 2016 एग्ज़ाम में आए हुए थे और 2016 में ही एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा चांस है, एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अक्सर रेलवे में लोको पायलट की या ग्रुप डी वैकेंसी तो आती रहती हैं, पर एनटीपीसी जो कि एक अच्छी पोस्ट देता है, अच्छी सैलरी होती है, सब कुछ होता है, तो आप उसको थोड़ा सा सीरियस लें, क्योंकि ये अगर मौका गया तो फिर हो सकता है कम से कम 4-5 साल बाद आए और हो सकता ना भी आए, तब तक आप ओवरेज हो जाएँ, कुछ इस तरीके का हो जाए। तो उससे पहले कि आप इस मौके को सीज़ कर लीजिए, उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, ताकि आप अच्छी तरीके से सफल हो सकें और एक अच्छा भविष्य जो है आप गढ़ सकें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।